हेलो एवरीवन, हम लोग बात कर रहे थे आरएएस मेंस के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन की। तो उसके अंदर लेखांकन और अंकेक्षण वाला टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, लेखांकन और अंकेक्षण एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सिंपल से प्रश्न आते हैं, आपको सीधे सीधे उत्तर लिखने हैं और पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की बजाय जो शब्द लिखे हैं सिलेबस के, जो लाइंस लिखी हैं, उसके हर बिंदु को थोड़ा सा गहराई में जाके पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। हमने पिछले वीडियो में वार्षिक वित्तीय विवरण की तकनीकें पढ़ी थी। तो वार्षिक वित्तीय विवरण की अगर तकनीकों की बात की जाए तो हम कहते हैं कि क्षैतिज विश्लेषण होता है, दूसरा ट्रेंड एनालिसिस होता है, ऊर्ध्वाधर विश्लेषण होता है, कोष प्रवाह का विश्लेषण करते हैं, रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण करते हैं, और उसके अलावा हमने पढ़ा था अनुपात का विश्लेषण करते हैं, रेशो एनालिसिस हम करते हैं। तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण की जो तकनीकें हैं उसको हमको पढ़ना था और हमने उसको देखा था, ठीक है। इसके अलावा हमने शून्य आधारित बजटिंग की बात करी थी कि कैसे मदों को अगले वित्तीय वर्ष आते ही उसको समस्त मदों को शून्य कर दिया जाता है और नए सिरे से पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उसके आधार पे उन मदों को बजट जो है वो एलोकेट किया जाता है। इसके लाभ भी देखे थे, इसकी हानियां भी देखी थी। तो ओवरऑल वो सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश करी थी। आज लेखांकन और अंकेक्षण के सेशन में हम कुछ और बातें भी करने वाले हैं। हमने पिछली बार टेस्ट सीरीज से रिलेटेड बात भी की थी कि जितना भी हम मैक्सिमम अभ्यास कर सकें हमको करना चाहिए। उसका कारण है कि जितना हम लिखेंगे वो राइटिंग ही हमको मेन एग्जाम में पास कराने वाली है, ये बात स्पष्ट है। और इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत बिल्कुल ही नॉमिनल कॉस्ट पे 3 ऑफलाइन सेंटर्स पर ये टेस्ट हो रहे हैं। एक सेंटर है अध्ययन आरएएस डूंगरपुर में, दूसरा दक्ष एकेडमी सलूम्बर और तीसरा दक्ष एकेडमी उदयपुर। इन 3 जगह ऑफलाइन सेंटर्स पे ये टेस्ट होंगे। टेस्ट का शेड्यूल वगैरह सारी चीज़ें जो है वो टेलीग्राम पे डाल दिए गए हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ जाके उन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम बात कर रहे थे लेखांकन और अंकेक्षण की। तो लेखांकन और अंकेक्षण के सेशन में आगे बढ़ते हैं। निष्पादन बजट का परिचय देते हुए लाभ व सीमाएं लिखिए। निष्पादन बजट, निष्पादन का मतलब क्या है कि आप कैसा अपने कार्य को परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्मेंस बजटिंग, इसको क्या बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस बजटिंग के कैसे आपके कार्यों का आप निष्पादन कर रहे हैं, उस निष्पादन के आधार पे हमको क्या करना है, बजट का निर्माण करना है। दूसरी बात ये कि पूछा क्या है, जैसे शून्य आधारित बजटिंग की हमने बात की थी पिछले प्रश्न में। तो शून्य आधारित बजटिंग जो है उसके अंदर आपको फ्री छोड़ दिया था, आप कुछ भी लिखिए, लेकिन यहाँ आपको स्पेसिफाई करके पूछा हुआ है कि परिचय देना है, यानी डेफिनेशन और बेसिक इंट्रोडक्शन देना है। उसके अलावा उसके लाभ लिखने और सीमाएं लिखने, इन 3 बिंदुओं पर आपको बात करनी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह ऐसी बजट प्रक्रिया है जिसमें बजट में शामिल योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निष्पादन इस प्रकार किया जाता है कि इष्टतम निष्पादन हो सके तथा अपेक्षित एवं वास्तविक निष्पादन में न्यूनतम अंतर हो। तो बहुत स्पष्ट बात है कि भाई इस बजट प्रक्रिया में, बजट में शामिल योजनाएं और जो कार्यक्रम हैं उनका निष्पादन इस प्रकार किया जाता है कि मैक्सिमम आउटपुट आपको प्राप्त हो सके, मैक्सिमम बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी जो है वो आ सके। और दूसरी बात, जो आपने एक्सपेक्ट किया है, इंसान हमेशा उसकी अपेक्षाएं क्या होती हैं, अधिक होती हैं, लेकिन वो कर उसकी तुलना में कम पाता है। लेकिन जो आपकी अपेक्षाएं हैं उनकी तुलना में आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें जो डिफरेंस है, उसमें जो गैप है वो बहुत ज़्यादा ना हो, इसी को क्या कहते हैं हम, परफॉर्मेंस बजट। इसी को क्या कहते हैं, निष्पादन बजट। इस अकॉर्डिंग जो है वो निष्पादन बजट तैयार किया जाता है। हमारे यहाँ पे भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, उसकी सिफारिश पर यह चीज लागू हुई थी। तो हम कहते हैं निष्पादन बजट जो है वो कैसे लागू हुआ था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर ये लागू हुआ था। यहाँ तक क्लैरिटी है। मोरारजी देसाई और के हनुमंतैया वाला जो आयोग है उसके आधार पर यह लागू किया गया था। दूसरी बात, अमेरिका में भी ये लागू किया गया था, लेकिन किस आयोग की सिफारिश पर, हूवर आयोग की सिफारिश पर। तो अमेरिका में हूवर आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया था, ठीक है। ये 50 शब्दों का प्रश्न है, 5 अंक का प्रश्न है। इसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिख दिया, डेफिनेशन लिख दी। भारत में किसके कहने से लागू किया, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, और दूसरा अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हूवर आयोग जो है उसकी सिफारिश पर ये लागू किया गया था। यहाँ तक क्लैरिटी, कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी नहीं। चलिए
लाभ। अब निष्पादन बजट है, परफॉर्मेंस बजट है, तो जब हम परफॉर्मेंस के आधार पर बात करते हैं तो डेफिनेटली हमको एक अच्छा आउटपुट मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो लाभ क्या क्या है इसके कि भाई सरकारी निष्पादन का विश्लेषण हो पाता है कि भाई सरकार ने कितना परफॉर्मेंस बजट जो बनाया है, निष्पादन क्या रहा, परफॉर्मेंस क्या रही, उसका एनालिसिस किया जा सकता है। दूसरा, राजकोषीय जवाबदेही का यहाँ पर राजकोषीय नीति निर्माण जो है उसमें मदद मिलती है, राजकोषीय नीति निर्माण में मदद मिलती है। विकास की संभावनाएं जो है वो इसमें अधिक रहती हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस बजट की जब आप बात करते हैं तो आप ये इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बना रही है उसका परफॉर्मेंस जो है वो मैक्सिमम हो, जो एक्सपेक्टेड है और जो रियलिटी है उसके बीच में डिफरेंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए। वित्तीय जवाबदेही का यहाँ पर निर्माण होता है, वित्तीय जवाबदेही को आप इंश्योर करते हो यहाँ पर कि जो पैसा आप खर्च कर रहे हो उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि भाई वो पैसा जो है आपने जिस आधार पर दिया है या जिस मद में दिया है या जिस तरीके से परफॉर्मेंस आना चाहिए उस पैसे को खर्च करने के बाद वैसा परफॉर्मेंस प्राप्त हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस बजट के लाभ। ये सारे क्या हैं, परफॉर्मेंस बजट के लाभ हैं। यहाँ तक क्लैरिटी। आगे देखते हैं, अगली बात क्या पूछी है, सीमाएं पूछी हैं। तो सीमाएं, अगली बात क्या है, सीमाएं यानी कमियां, हानियां, उसके जो नुकसान हैं जिनकी हमको भरपाई करनी पड़ती है वो। तो सीमाएं क्या है, लेखा शीर्ष। देखो आप कह रहे हो कि परफॉर्मेंस अच्छा आना चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप क्या दोगे, पैसा दोगे, लेकिन उस पैसे को किस प्रकार से खर्च किया जाए उसका, मान लीजिए आप किसी डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके लेखा शीर्ष में तो क्या है, पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन आपको एनालाइज क्या करना है कि उस पैसे से कितना विकास हुआ। तो लेखा शीर्ष को विकास शीर्ष, लेखा शीर्षों को विकास शीर्षों से जोड़ना, उनके कितनी यूटिलिटी इंश्योर हुई है वो करना, ये कठिन कार्य है कि लेखा शीर्ष यानी पैसे के खर्च के आधार पे विकास की कितनी मात्रा हमको परफॉर्मेंस के माध्यम से प्राप्त हुई है, ये कनेक्ट कर पाना इन चीजों को कठिन है। दूसरी बात, सरकारी निष्पादन का परिणामात्मक मूल्यांकन कठिन है कि भाई एग्जैक्टली कितना परिणाम प्राप्त हुआ हमको, वो मूल्यांकन करना थोड़ा सा टफ टास्क है, कठिन है, उसमें बहुत ऊर्जा खर्च होगी, वो सरल प्रक्रिया नहीं है, वो जटिल प्रक्रिया है, तो उसमें आपका मैन पावर खर्च होगा, उसको एनालाइज करने के लिए वापस से आपको एक नया पैसा खर्च होगा, तो ये नुकसान है। तीसरी बात, प्रशासनिक एवं संगठनात्मक कमियों को दूर नहीं कर सकते। आपने मान लो एनालिसिस कर भी लिया, परफॉर्मेंस बजट को एनालाइज किया आपने कहा परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो आप थोड़ा बहुत उससे सुधार कर सकते हैं, लेकिन उससे एडमिनिस्ट्रेटिव और आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको करेक्ट कर पाना, उन कमियों को दूर कर पाना, ये भी एक कठिन कार्य है। परफॉर्मेंस बजट की ये क्या है, सीमाएं हैं। लाभ हम देख चुके, सीमाएं हमने देख ली। आगे बढ़ते हैं, फिर हम अंत में एक निष्कर्ष लिख देते हैं कि भाई जो भी है, इसकी जो भी 2-4 कमियां हैं वो हैं, ठीक बात है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस बजट आने के बाद एटलीस्ट किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई है, परफॉर्मेंस का एक प्रेशर क्रिएट हुआ है, और उस प्रेशर की वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन भले न हुआ हो लेकिन उसमें सुधार जरूर हुआ है। तो ये बात हम कहाँ लिखेंगे, निष्कर्ष के अंदर हम लिखते हैं, निष्पादन बजटिंग ने भारत की बजट प्रक्रिया एवं उत्पादन क्षमता, उत्पादन की कार्य प्रणाली जो है उस कार्य प्रणाली में गुणात्मक सुधार किया है। कैसा सुधार किया है, गुणात्मक सुधार किया है। तो निष्पादन बजटिंग ने भारत की बजट प्रक्रिया एवं उत्पादन तथा कार्य प्रणाली में क्या किया है, गुणात्मक सुधार किया है। ये हमने निष्कर्ष लिख दिया। तो हमने एक डेफिनेशन लिखी, भारत में कैसे आया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, अमेरिका में कैसे आया हूवर आयोग, फिर हमने कहा इसके लाभ ये हैं, सीमा ये हैं, और अंत में एक छोटा सा निष्कर्ष देके उत्तर को समाप्त किया। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अंकेक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य लिखिए। बहुत सरल सिंपल प्रश्न है, आपके सिलेबस में अंकेक्षण शब्द लिखा हुआ है तो आपको इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए, आरपीएससी आपसे पूछ सकता है। अंकेक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य लिखिए। हम अक्सर सरल प्रश्नों में मारे जाते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि सिलेबस के अंदर जो बिंदु लिखा हुआ है, जो बुलेट लिखा हुआ है, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उन वर्ड्स पे आपको 20 शब्द भी, 15 शब्द भी लिखने आने चाहिए और 50 शब्द भी लिखने आने चाहिए। अंकेक्षण की अगर बात कर रहा है तो आपको उस पर 15 शब्द भी आने चाहिए और 50 शब्द भी आने चाहिए। तो 50 शब्द पढ़ लो भाई, तो 15 शब्द अपने आप लिख लोगे। ठीक है, अंकेक्षण पे
जैसे आपको पूछ लिया सामाजिक अंकेक्षण, तो उसके बारे में आपको 50 शब्द आने चाहिए। आपको शून्य आधारित बजटिंग पूछ ली तो आपको 50 शब्द का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि दो ही तो सेगमेंट है, 15 शब्द या 50 शब्द। अगर आप उस हर बुलेट पे 50-50 शब्द का मटेरियल तैयार कर लेते हैं तो 20-25 पेज की शॉर्ट नोट्स में आपका लेखांकन अंकेक्षण समाप्त हो जाएगा। उसको आप आधे घंटे में रिवाइज करने की स्थिति में आएंगे तो आपके एग्जाम के पहले दिन भी आप पूरा का पूरा यूनिट जो है वो रिवाइज कर सकेंगे। चलिए, अंकेक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य लिखिए। अंकेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खातों में लिखी गई प्रविष्टियों की सत्यता, शुद्धता एवं प्रामाणिकता की जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है? सत्यता, शुद्धता एवं प्रामाणिकता की जांच की जाती है। अंकेक्षण वह प्रक्रिया, ऑडिटिंग है भाई। ऑडिट हम जानते हैं, दिन रात इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, समझते हैं कि भाई ऑडिट क्या होती है। तो ऑडिट जो है वो क्या है? आपने जो पुस्तपालन किया है, बुक कीपिंग करी है, आपने जो लेखांकन किया है, खातों में जो चीज़ें इंद्राज करी हैं वो कितनी सत्य करी हैं, कितनी शुद्ध करी हैं और वो कितनी प्रामाणिक हैं, ये तीनों चीज़ों की जांच किसके अंदर होती है? ऑडिटिंग के अंदर होती है। तो ये क्या है? अंकेक्षण है। अब पूछा क्या है? इसके उद्देश्य लिखो। तो उद्देश्य जो है वो लिखिए। पहला उद्देश्य, लेखा पुस्तकों की सत्यता की जांच। ठीक बात है, जो कितना सत्य है उसको हम देखेंगे। दूसरा, त्रुटियों और छल कपट का पता लगाना। अब त्रुटि और छल कपट अलग कैसे? त्रुटि तो वो है जो भूलवश आपसे हो गई, और छल कपट वो है जिसके अंदर आपने दुराभाव से, जिसके अंदर बुरे भाव से, दुर्भाव से आपने क्या किया है? गलत एंट्रियां करी और गबन करने की कोशिश करी है, वो क्या है? छल कपट है। तीसरी बात, वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति भी होती है इससे। भाई अंकेक्षण जो है, ऑडिटिंग जो है, जहां कहीं भी सरकार का पैसा लग रहा है, खर्च हो रहा है, या व्यवसाय अपना पैसा लगा रहा है, तो उसकी ऑडिटिंग मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि उससे पता चलेगा कि कितना काम सत्यता से, प्रामाणिकता से हो रहा है, और वैधानिक अनिवार्यता ये है, तो वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति होती है। चौथा बिंदु, लेखा विवरणों की विश्वसनीयता की जांच। ठीक बात है, नियम पालना की जांच की, कितना जिस रूप में पैसा खर्च होना चाहिए उसी रूप में पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी पता लगाया जाता है। यहाँ तक क्लैरिटी है? चलिए, तो ये क्या हो गया? अंकेक्षण का अर्थ और उसके उद्देश्य। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, क्या प्रश्न है? अंकेक्षण कला है या विज्ञान, सिद्ध कीजिए। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो पैराग्राफ फॉर्मेट में आप लिखो कि भाई अंकेक्षण जो है वो ये होता है, ये चीज कला में भी होती है इसलिए अंकेक्षण कला है, अंकेक्षण में ये चीज होता है, ये चीज विज्ञान में भी होती है इसलिए अंकेक्षण विज्ञान भी है, अतः अंकेक्षण कला है विज्ञान दोनों है। हमने उसको क्योंकि 15 शब्दों में लिखना था, थोड़ा सा ट्रिकी वे में लिखने की कोशिश करिए। कैसे? देखिए, कला, किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की विधि क्या है? कला। भाई कला क्या है? आर्ट क्या है? किसी कार्य को आप बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर दो, वही आर्ट है। विज्ञान की अगर बात करें तो किसी प्रक्रिया या तथ्यों में व्यवस्थितता हो, क्रमबद्धता हो और नियमबद्धता हो, ये क्या है? साइंस है। व्यवस्थितता हो, क्रमबद्धता हो और नियमबद्धता हो, ये क्या है? साइंस है। तो अब हमने कला क्या होती है, विज्ञान क्या होती है समझा दिया। अब इनको अंकेक्षण के आधार पर लेते हैं। तो अंकेक्षण के साथ हम क्या लिखते हैं? चूंकि अंकेक्षण में त्रुटियों एवं दोषों को ढूंढा जाता है जिसमें सर्वोत्तम ढंग से कार्य करने पर ही परिणाम संभव है, इसलिए अंकेक्षण क्या है? कला है। कि भाई आप बेस्ट तरीके से अगर ऑडिटिंग करोगे तभी आपको त्रुटियों और दोषों का पता चलेगा। फौरी तौर पर आप देखोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ रिक्वायर्ड होता है, इसलिए क्या है? आर्ट है। दूसरा, अंकेक्षण क्रमबद्धता और नियमबद्धता युक्त भी होता है, अतः ये कला और विज्ञान दोनों है। 15 शब्दों में इससे बेहतर आप क्या लिख सकते हैं? आपने कला क्या होता है वो बता दिया, विज्ञान क्या होता है वो बता दिया, अंकेक्षण क्यों कला और विज्ञान दोनों ये बता दिया, और अंत में अपना निष्कर्ष लिख दिया कि भाई न ये कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों के गुण इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला और अंतिम प्रश्न, सामाजिक अंकेक्षण की परिभाषा एवं भूमिका के 3 बिंदु लिखिए। ये भी 15 शब्दों का प्रश्न है। सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिटिंग, उसकी परिभाषा लिखनी है और भूमिका के 3 बिंदु लिखने हैं। तो देखिए, किसी संगठन या सरकार के सामाजिक और नैतिक प्रदर्शन को मापने, समझने, प्रदर्शित करने और उसमें सुधार करने की विधि ही क्या है? सामाजिक अंकेक्षण। सोसाइटी जो ऑडिट करे वो क्या है? सामाजिक अंकेक्षण है। सोसाइटी जो ऑडिट करती है वही क्या है? सामाजिक अंकेक्षण है। तो सामाजिक अंकेक्षण किसी संगठन या सरकार के सामाजिक एवं नैतिक प्रदर्शन को
नापने, समझने, प्रदर्शित करने एवं उसमें सुधार करने को क्या कहते हैं, उसकी विधि को ही क्या कहते हैं, सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिटिंग। यहाँ तक क्लियर है। भूमिका, इसमें जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित होती है कि समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक तो ये सुनिश्चित होता है। दूसरा, समाज आपको जो सोसाइटी है वो आपका अंकेक्षण कर रही है, वहाँ के लोग आपका अंकेक्षण कर रहे हैं, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है कि आपने परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉपर किया कि नहीं किया। दूसरा, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है, लोगों को ये नहीं रहता है कि ये केवल सरकार का काम है, लोगों के द्वारा ऑडिट किया जाता है, तो लोगों के मन में ये भावना आती है कि केवल सरकार का नहीं, हम सब भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। चौथा, उत्तरदायित्व का निर्धारण सुनिश्चित होता है। ठीक है, उत्तरदायित्व का निर्धारण सुनिश्चित होता है। नीतियों का मूल्यांकन हो पाता है, धरातल की स्थिति का आकलन हो पाता है, क्योंकि वो लोकल लेवल पे उसका जब ऑडिटिंग होता है तो पता चलता है कि वास्तव में ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति इसके अंदर चल रही है, तो वो पता चलता है। अंतिम, योजनाओं का सर्वोच्च क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है, सामाजिक अंकेक्षण और उसकी भूमिका के 3 बिंदु यहाँ पर अपन ने 3 पूछे थे, लेकिन हमारे पास जितने थे और जगह थी उस अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। तो एक बात यहाँ ये भी समझने की है कि जितना स्पेस आपको दे रखा है वो पूरा यूटिलाइज करो, उसमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप चीजें छोड़ते हो तो छोड़ने से क्या होता है, एक जांचने वाले के मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि इसने कम लिखा है। ठीक है, रिक्त दिखती है जगह, तो एक फीलिंग आती है कि शायद ये कम जानता होगा, इसने कम लिखा है ऐसा। तो वो कुछ भी संभावना पैदा मत होने दो। यहाँ शब्द गिनना संभव नहीं है, 15 शब्द लिखा है, हो सकता है हमने 25 भी लिख दिए, 30 भी लिख दिए, 20 भी लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने, तो जो स्पेस आपको दे रखा है उसके अंदर आप जितना भी जो भी जानते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम लोग मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। लगातार अभ्यास करें, लेखन शैली जितना लिखेंगे उतना बेहतर होते जाएंगे डे बाय डे। और पहले दिन कोई भी अच्छा नहीं लिख पाता है, तो आप जब पहली बार उत्तर लिखने का प्रयास करें तो ऐसा ना सोचें कि मैं ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ या लिखने में मेरी कमजोरी है। हैंड राइटिंग पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि भाई हैंड राइटिंग खराब होने की वजह से अंक कम मिलते। देखिए, बहुत ज़्यादा इसको लेके परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो एक रात में सुधरने वाली चीज़ है नहीं। आपकी अगर हैंड राइटिंग खराब है तो आप शब्दों को थोड़ा सा दूर लिखें, उनके बीच में स्पेसिंग जो है वो प्रॉपर रखें, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखें, तो खराब हैंड राइटिंग वाली कॉपी भी अच्छी लगती है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपका कंटेंट है वो अगर दमदार होगा, आपके कंटेंट में जान होगी, आपने उसको प्रदर्शित अच्छे तरीके से कर रखा होगा, तो फिर कैसी भी हैंड राइटिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।